मित्रों नमस्कार। मैं अशोक पांडे अनहद और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा नेताजी का सशस्त्र क्रांति हेतु जो प्रस्थान हुआ उसमें कलकत्ता स्थित एल्गिन रोड से लेकर नेताजी के काबुल तक की यात्रा का वर्णन मैं आपसे करूंगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि नेताजी को अंग्रेज़ों ने कुल 11 बार जेल भेजा। उन्हें ऐसे ही जेल में नहीं डालते थे, अंग्रेज़ों का प्रयास रहता था कि इन्हें शारीरिक कष्ट भी हो। मांडले जेल तक में उन्हें रखा गया। इसी तरह एक बार और उन्हें जेल भेजा गया तो तबीयत उनकी बिगड़ी। अंग्रेज़ों ने निर्णय लिया कि इनको इनके कलकत्ता स्थित एल्गिन रोड पर इनके ही घर में नज़रबंद रखा जाए, कड़ी निगरानी रखते हुए। और कलकत्ता स्थित एल्गिन रोड वाले मकान पर सुभाष चंद्र बोस जी को नज़रबंद कर दिया गया। कड़ी निगरानी, पुलिस और खुफिया तंत्र हमेशा उन पर नज़र गड़ाए रखता था। और वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो होता है वो अच्छा होता है। यहाँ भी अच्छा ही हुआ। उस नज़रबंदी की अवधि को नेताजी ने समझा और उसने सशस्त्र क्रांति की योजना बना डाली। घर वालों से उन्होंने कह दिया अपनी उस योजना के अंतर्गत कि आज से अब मैं एकांतवास में रहूँगा, किसी से मिलूँगा नहीं। उनका जो कमरा था उस कमरे को पर्दे से 2 या 3 भाग में उन्होंने बांट दिया और ये बात फैला दी गई ताकि ये बात अंग्रेज़ों तक भी पहुँचे कि नेताजी अपने ही घर में किसी को से मिल नहीं रहे हैं और एकांतवास कर रहे हैं, बिल्कुल एकांतवास, साधनारत हैं। लेकिन वो तो योजना के अंतर्गत था सब। उस 1 महीने की अवधि में उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और अंदर ही अंदर अपने सूत्रों से योजना को साकार रूप देने में लग गए। 16 और 17 जनवरी 1941 की वो रात्रि के 1:30 बजे अपनी योजनानुसार अपने प्रिय भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ अपनी ही जर्मन वांडरर कार, जिसका नंबर था BLA 7169 7169, जर्मन वांडरर कार BLA 7169 अपने कमरे से 1:30 बजे रात जब चारों तरफ सन्नाटा हो गया, सीढ़ियों से उतरे और इधर मोहम्मद जियाउद्दीन, जिनका कि शार्ट नाम MZ उस बक्से पर लिखा था, वो बक्सा शिशिर चंद्र बोस जी कार में पहले से ही रख चुके थे। जियाउद्दीन का भेष कैसा था वो मैं आपसे बताता हूँ कि गहरी भूरी शेरवानी इन्होंने धारण कर रखी थी, नीचे सफ़ेद पजामा था, फीतेदार यूरोपियन जूते पैरों में, सिर पर इनके रोएदार काली अस्तरखानी टोपी सुशोभित हो रही थी। यानी कोई पहचान नहीं सकता था कि ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं या मोहम्मद जियाउद्दीन हैं। उस 1 महीने में ये सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थीं और इसी भेष में नेताजी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हैं और कार में सवार हो जाते हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई वांडरर कार सड़क के सीने को रौंदती हुई शिशिर बोस के चालकत्व में बढ़ गई अपनी अगली मंजिल की ओर।
कार चलती रही, आसनसोल आया। आसनसोल में इन्होंने पेट्रोल डलवाया और गाड़ी बढ़ा दी धनबाद जाने वाली सड़क पर। धनबाद के पास बुराड़ी नामक स्थान पर नेताजी के बड़े भाई श्री शरद चंद्र बोस जी के सुपुत्र श्री अशोक बोस जी रहा करते थे। गाड़ी 17 जनवरी की दोपहर के आसपास बुराड़ी पहुंच चुकी थी। अशोक जी के घर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही जियाउद्दीन जी को शिशिर जी उतार देते हैं। गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं अशोक जी के पास, उनके घर, और उनसे सारी कहानी बताते हैं कि मोहम्मद जियाउद्दीन जी आ रहे हैं, बीमा एजेंट हैं, कुछ बीमा के उद्देश्य से आपके पास आ रहे हैं। दोनों भाई बातें समझ गए। चूँकि घर में काम करने वाले नौकरों आदि को ये शक न हो कि ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इसलिए शिशिर जी पहले से आके ये भूमिका बना दी है। पैदल कुछ देर बाद ही जियाउद्दीन वेशधारी नेताजी का आगमन होता है। अंदर ले जाते हैं। सार्वजनिक रूप से वहाँ उनके पाँव भी नहीं छुए थे। अंदर आके उनका स्वागत सत्कार होता है। वहाँ पर शिशिर जी और सुभाष जी दिन भर रुकते हैं। शाम के समय योजनानुसार जियाउद्दीन जी कुछ देर पहले ही पैदल चल पड़ते हैं। शिशिर जी और बड़े भाई अशोक जी कार से पीछे चलते हैं और घर से 500-700 मीटर दूर जाकर उन्हें अपनी गाड़ी में पुनः बैठा लेते हैं नेताजी को, और कार को आगे बढ़ा देते हैं अपनी अगली मंजिल यानी गोमोह रेलवे स्टेशन की तरफ। गाड़ी गोमोह पहुंच जाती है। सुभाष जी स्वयं स्टेशन से कालका मेल का फर्स्ट क्लास का प्रथम श्रेणी का टिकट क्रय करते हैं पेशावर जाने के लिए, और 19 जनवरी को ट्रेन पहुंच जाती है पेशावर रेलवे स्टेशन। उस एक महीने की जो नेताजी की घर में ही किसी से न मिलने की योजना थी, उसमें ही सारी योजनाएं बन गई थी। उसी योजना के अंतर्गत अकबर शाह जी इनको मिले पेशावर रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ ताजमहल नामक होटल में ले जाकर नेताजी को ठहराए। वहाँ से वह आबद खान जी के घर पहुँचे और वहाँ आबद खान जी के यहाँ 6 दिन रुके। उसी 6 दिन में यहाँ से आगे की योजना जो बनी, उसके अनुसार अपने सुभाष बाबू को यहाँ से गूंगे बहरे पठान की भूमिका निभानी थी। चूँकि उधर पश्तो भाषा चलती थी तो पश्तो भाषा इनको आती नहीं थी। यदि गूंगे बहरे की भूमिका न निभाते तो कुछ बोलना पड़ता और उस बोलने में पकड़ में आ जाता मामला। तो इन्होंने स्वयं अपने लिए गूंगे बहरे पठान की भूमिका चुनी। श्रीमान भगत राम जी का काबुल आना जाना रहता था, आगे का रास्ता भी उन्हें मालूम था। भगत राम जी रहमत खां की भूमिका में आए। मैले कुचैले पठानी ड्रेस में वह नेताजी को लेकर, यानी अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ से गूंगे बहरे पठान जो अपने नेताजी बने थे, वो रहमत खां के छोटे भाई की भूमिका में आ गए। रहमत खां जी अपने छोटे भाई को लेकर सखी साहब नामक एक प्रसिद्ध स्थान जो काबुल में पड़ता था, वहाँ जियारत हेतु ये बहाना करके नेताजी को लेकर आगे बढ़े। ये दिवस था 26 जनवरी सन 1941 का।
अब आप विचार करें कि 16 और 17 जनवरी की रात को नेताजी कलकत्ता से निकले थे और ये थी 26 जनवरी, यानी 9-10 दिन का समय बीत चुका था। आबद खान जी ने गाड़ी और अंगरक्षक आदि की व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ से गाइड भी उनके साथ में थे। वो वाहन लेकर इनको बढ़ा जमरूद नामक एक स्थान पर, वहाँ एक प्रसिद्ध किला था, उस किले तक वो वाहन इनको लेकर आया। यहाँ से आगे का रास्ता दुरूह था, पैदल चलना था। पैदल चलकर ये लोग गढ़ी नामक गांव पहुँचे। गढ़ी पहुंचकर वो गाइड और वो गाड़ी वहाँ से वापस हो ली। अगली प्रातः यहाँ से पुनः यात्रा शुरू करनी थी पैदल ही, भगत राम जी को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, यानी पठान जी जो थे, जियाउद्दीन जी और रहमत खां जी, इन दोनों को आगे बढ़ना था पैदल। यहाँ भी गाइड की व्यवस्था थी योजना के अनुसार। सरहद के एक गांव में पहुंचते हैं। रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, बर्फीला, खतरनाक था। इस गांव में पहुंचने के उपरांत यहाँ से भी वो दोनों गाइड अंगरक्षक वापस हो लेते हैं। यहाँ एक अल्लाह शरीफ की मज़ार बताई जाती है। उस मज़ार पर इनके रुकने की व्यवस्था थी। संचार माध्यम आदि थे नहीं, लेकिन फिर भी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा था। आप सोचिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कितने आगे थे उस समय। रात भर वहीं गुजारे और फिर यहाँ से चले। दिन भर चलने के बाद ये पहुँचे लालपुरा। लालपुरा नामक स्थान, यद्यपि शिशिर चंद्र बोस जी ने अपनी पुस्तक में उस स्थान का नाम जलालाबाद बताया है, वहाँ एक खानदानी रसूखदार व्यक्ति रहते थे। नेताजी को उनके यहाँ रुकना था। ये काबुल की सीमा में ये स्थान पड़ता था। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बता दें कि काबुल की सीमा में प्रवेश करने के उपरांत 9-10 दिन बाद यहाँ इनके परिवार वालों ने नेताजी के ये बात सार्वजनिक की। योजना के अनुसार ये पहले से था तय कि अफ़गानिस्तान में पहुँच जाएंगे, उसके बाद बात सार्वजनिक की जाएगी कि नेताजी फुर्र हो गए। उसी योजना के अनुसार काबुल की सीमा में प्रवेश करने के बाद यहाँ से एक व्यक्ति चलकर उनके कलकत्ता स्थित आवास पहुँचा। उसने सूचना दी कि वो सुरक्षित अफ़गान सीमा में दाखिल हो गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। तब वहाँ ये सूचना सार्वजनिक की गई कि नेताजी तो गायब हो गए। अंग्रेज़ हैरान परेशान कि अरे इतनी निगरानी खुफिया तंत्र पुलिस विभाग के करने के बावजूद ये व्यक्ति घर से गायब कैसे हो गया। खलबली मच गई पूरे देश में। रेडियो ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नेताजी अपने आवास से गायब हो चुके हैं। लेकिन परिंदा तो उड़ चुका था और भारतीय सीमा को पार कर अफ़गानिस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुका था। जिनके यहाँ रुके थे अंतिम रात, वो बड़े रसूखदार व्यक्ति जिनको मैंने बताया, वो उनकी सरकारी विभागों में बहुत पहुँच थी, बड़ी इज्जत थी। उन्होंने एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया था कि ये भगत राम जी, नाम नहीं लिखा भगत राम, रहमत खां जी अपने छोटे भाई जियाउद्दीन पठान को लेकर इनके इलाज, इनकी जियारत है। तो सखी साहब जो बड़ा वहाँ का प्रसिद्ध एक स्थान माना जाता था, जहाँ पर पूजा पाठ उन लोगों का होता था, तो वहाँ पर जियारत के लिए लेके जा रहे हैं। तो ऐसा सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया। तो ये जहाँ भी पुलिस वगैरह इनको चेक करती, वहाँ वो सर्टिफिकेट दिखाते थे, वो आसानी से पुलिस उनको छोड़ देती थी, आगे बढ़ जाते थे। इस तरह से ये लोग, बीच में नदी आई, उसको पार किए। नदी पार करने के बाद का रास्ता भी बहुत दुरूह था। काबुल जाने के लिए किसी साधन की व्यवस्था करनी थी।
नदी पार करके ये लोग तांगे से मुख्य सड़क तक आए। किसी तरह भयानक कड़कड़ाती हुई सर्द बर्फीली सर्दी थी। नेताजी बहुत थक चुके थे। वो पेड़ की छांव में लेट गए। भगत राम जी ने कहा कि आप विश्राम करिए, मैं तब तक कोई वाहन रोकता हूँ। वो नेताजी लेटे सो गए जब तक कोई वाहन आता। भगत राम जी बड़ा प्रयास किए, कोई गाड़ी रुक नहीं रही थी, अंधेरा हो चला था। एक ट्रक आई जिसके पीछे पेटियां लदी हुई थी ऊपर तक। फिलहाल वो ट्रक रुकी। क्लीनर ने पूछा तो भगत राम जी ने बताया, रहमत खां जी ने, कि मुझे काबुल जाना है। उसने पीछे की तरफ इशारा किया कि बैठ लो। भगत राम जी ने देखा तो पेटियां ऊपर तक लदी हुई थी। पूछे कि इस पर आखिर कैसे बैठूं। उसने कहा बैठना हो तो बैठ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, मरता क्या न करता, हम बैठते हैं। नेताजी को उठाया, दोनों लोग उस ट्रक पर सवार हुए। उन पेटियों के ऊपर दोनों लोग सवार हुए, बैठ गए। रास्ता ऐसा, पक्की सड़क नहीं थी वो, दोनों तरफ छोटे बड़े पेड़, झाड़ियाँ, झुरमुट ट्रक से टकराते थे, ट्रक के ऊपर टकराते थे। अगर सतर्क ना हो तो सिर किसी पेड़ से लड़ जाए और गिर जाएं, जाने क्या हो शरीर के साथ। लेकिन किसी तरह ये लोग उस ट्रक के में पेटियों के ऊपर बैठे रहे। काबुल तक पहुँचे यात्रा करते हुए। उस कड़कड़ाती ठंड में साए साए करती हुई बर्फीली हवाएं, ऐसे में उस खुले ट्रक पेटियों के ऊपर बैठे ये दोनों लोग रात भर चले। सुबह बुतखाक नामक एक स्थान आता है जहाँ पर इनका पासपोर्ट आदि चेक होता है। यात्रा का कारण पूछा जाता है तो रहमत मियाँ यानी भगत राम जी वही जियारत की बात बताते हैं अपनी। इस प्रकार कठिन यात्रा करते हुए नेताजी 31 जनवरी 1941 की दोपहर काबुल पहुंचते हैं। काबुल में वह एक सराय में रुकते हैं जहां पर घोड़े खच्चर आदि बांधे जाते थे। बेहद गंदा स्थान था वो। किसी तरह 10-12 दिन का समय वहाँ बिताते हैं। उसके बाद एक उत्तम चंद्र मल्होत्रा नामक भारतीय व्यवसायी जो काबुल में मर्फी रेडियो का बिजनेस करते थे, दुकान थी उनकी, भगत राम जी के माध्यम से उनके यहाँ रुकते हैं। काबुल में कुल इनका रुकना 43 दिन का होता है। उसके बाद रूस के रास्ते किस तरह से जर्मनी पहुंचते हैं उसका वर्णन मैं किसी अगले वीडियो में आपसे करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।